किया था हमने कि एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं और कौन होता है? न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, am I right? And we said neutron is neutral, proton is positive, so nucleus is positive because of protons. That's why we said atomic number is unique ID of atom as you having your Aadhaar number. No two person can have the same Aadhaar number. No two element can have the same nuclear charge, atomic number. Mass number is neutron plus proton, and both these ions they are present in the nucleus, hence they are called nucleons. Is it okay or not? They are called nucleons. और वो जो मास नंबर है वो हमेशा होल नंबर होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन होल नंबर में ही होंगे। हमने कहा कि किसी एलिमेंट को स्टेबल रहने के लिए न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो 1 होना चाहिए। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें और उस पीरियोडिक टेबल के लास्ट एलिमेंट्स देखें तो हम उनको नहीं पढ़ते, क्योंकि दे आर थॉट टू बी द radioactive elements. Am I right? Why so? Because these elements they having neutron number very high than the proton. So to maintain that n by p ratio 1, they emit radiation, and hence these elements they are called radioactive elements. Is it okay? ठीक हो गया या नहीं? आइसोटोप, आइसोटोप क्या है? एक ही फैमिली के लोग हैं, कोई कमजोर है तो कोई तगड़ा है। जैसे कि हमारे पास है 1H1, यस नो, जिसको हम कहते हैं प्रोटियम, प्रोटॉन, यहीं से ओरिजिनेट हुआ है प्रोटॉन नाम। दिस इज प्रोटियम, दिस इज ड्यूट्रियम। और आप जैसे जैसे आगे को जा रहे हो, आप न्यूट्रॉन्स पहले वाले में कितने निकालो, न्यूट्रॉन निकालने अब आते नहीं है यार, क्या हो गया तुम लोगों को? दिस इज nuclear charge. Nuclear charge is same, number of proton is same. और जो ऊपर लिखा है आपने वो क्या है? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन इज 1। ये 1 तो कौन हुआ? प्रोटॉन ही हुआ। न्यूक्लियॉन कौन होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अगर प्रोटॉन एक है, न्यूक्लियॉन एक है, तो न्यूट्रॉन कितना है? 0 है। इसका मतलब हुआ आप यहां लिखने वाले हो कि यहां न्यूट्रॉन 0 है। यहां न्यूट्रॉन कितना है? 1 है। और यहां न्यूट्रॉन कितना है? तो मैंने कुछ कहा, अभी आपको समझाया कि अगर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो बहुत हाई हुआ तो वो एलिमेंट रेडियो एक्टिव हो जाता है। तो आप बताइए इन तीनों में सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव आपको कौन लग रहा है? सो वी शुड से ट्रिटियम, और जो रेडियो एक्टिव है उसकी अबंडेंस बहुत कम होती है क्योंकि वो अनस्टेबल है। सो वी शुड से दिस इज प्रोटियम, दिस इज ड्यूट्रियम एंड दिस इज ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, वहीं से नाम आए हैं। एंड दे डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्वेश्चन आया आइसोटोप्स डिफर इन, बच्चे लिख के आ गए दे डिफर इन मास नंबर। दैट इज रॉन्ग। दे डिफर इन न्यूट्रॉन, दैट्स व्हाई दे डिफर इन मास नंबर। am I right? So isotopes are the different forms of same element. उसी के भाई है वो, different form of same element having
same number of proton but different number of neutrons. So they differ in neutrons. They differ in neutrons, and such relation is called isotope. Clear ho gaya? We having isobar. Isobar. We having 7 nitrogen. Kitna? We having 7 nitrogen 14. And we having 6 carbon 14. We having 6 carbon 14. तो मुझे बताइए आप कि 7 नाइट्रोजन 14 में क्या उससे अलग है? दे डिफर इन प्रोटॉन. इसका एटॉमिक नंबर 7 है और उसका एटॉमिक नंबर 6 है. सो दे डिफर इन प्रोटॉन्स. इसके न्यूट्रॉन्स कितने हैं? इसके न्यूट्रॉन्स हैं 7 और इसके न्यूट्रॉन्स हैं 8. सो नो डाउन द डेफिनेशन. They are different elements. Yes, no? Different number of protons. Different number of neutrons. Yes, no? But same mass number. But same mass number. Are you getting? So such a relationship is called isobar. They differ in the number of neutrons and protons. So they differ in, so they having same mass number, but they differ in the number of neutrons and protons. Is it okay? Isotone. There is one another term, that is isotone. So let us say we having 8 oxygen 16. We having 8 oxygen 16. Yes, no? And we having 6 carbon 14. जब आपके पास 6 कार्बन 14 है तो आप बताइए कि दोनों केस में न्यूट्रॉन्स कितने हैं? दे हैविंग डिफरेंट प्रोटॉन्स. न्यूट्रॉन यहां कितने हैं? 8 और यहां कितने हैं? So isotone are the different elements with different number of protons, different mass number, but same number of neutrons. Same number of neutrons. So they differ in atomic number, means they differ in protons. They differ in neutrons. So, but they having same number of kya? Neutrons. Are you getting or not? It means these two are related as, they are related as isotone. Question: how these two will be related? 11 sodium 23 and 12 magnesium 24. How these two are related? They are also isotones. How many neutrons are here? 12 neutrons. So 12 neutron यहाँ है और 12 neutron ही यहाँ भी है. So they having the same number of neutrons, so they are called isotone. Is it okay? चलें आगे. So let us move further. This is isodifer. डाइपर नहीं, isoduffer भी नहीं. This is isodifer. Isotopes differ in
They differ in neutrons. And we said न्यूट्रॉन प्रोटॉन से थोड़े ज्यादा होते हैं, और अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो वो एलिमेंट रेडियो एक्टिव हो जाता है. तो आइसोडाइफर का मतलब होता है जिसमें सेम आइसोटोपिक नंबर हो, जिसमें सेम आइसोटोपिक एक्सेस हो. अब आप बोलोगे आइसोटोपिक एक्सेस या आइसोटोपिक नंबर क्या होता है? सो यू जस्ट राइट दिस फॉर्मूला एंड आज के बाद आपने ध्यान रखना है आइसोटोपिक एक्सेस और आइसोटोपिक नंबर इज न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन को कहते हैं आइसोटोपिक नंबर. न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन को कहते हैं आइसोटोपिक एक्सेस. अब आप बताओ कि 1H1 में क्या आइसोटोपिक नंबर हुआ? 0. Am I right? 0 हुआ? जी नहीं, -1 हुआ. प्रोटियम में पूछा मैंने, प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन है? 0. और प्रोटॉन 1, तो 0 - 1 -1. Are you getting or not? हमारे पास है ड्यूट्रियम, आइसोटोपिक नंबर इज 0. We having tritium, isotopic number is 1. Is it okay or not? So जब वो सेम हो, इसका मतलब वो तीनों आइसोडाइफर नहीं हैं, क्योंकि तीनों में अलग अलग आइसोटोपिक नंबर है. So you just tell me 9 फ्लोरीन 19, इसमें निकालिए आइसोटोपिक नंबर कितना. शाबाश शाबाश, +1 में हो गए अब आप. एंड 19 पोटाशियम, 19 पोटाशियम 39. जिसका आ जाए रेज योर हैंड. हाउ द टू दे विल बी रिलेटेड? What is neutron here? 10. What is proton? 9. What is neutron? 20. What is proton? 19. What is neutron minus proton? पहले में 1, दूसरे में 11. It means these two are isodifer. These two are isodifer. Yes or no? क्या इनकी रिलेशनशिप सोडियम के साथ भी सेम है? बताएं, क्या सोडियम भी आइसोडाइफर है इन जैसा? हाँ या ना बोलें. प्रोटॉन कितने बेटा? 11. और न्यूट्रॉन कितने हैं? 12. क्या ये आइसोडाइफर है? इट मीन्स दिस 3 एलिमेंट्स दे हैविंग n-p = 1 और वो सबका सेम है. इसलिए हमने कह दिया कि ये तीनों क्या हैं? आइसो डाइफर हैं. यस और नो? तो इन तीनों को क्या कहें हम कि ये आइसो डाइफर हैं. क्यों आइसो डाइफर हैं? क्योंकि n-p सब में सेम है. सेम कितना? 1 है. क्लियर हो गया? और आइसोटोपिक एक्सेस समझ में आ गया कि भाई जिसमें n-p सेम हो उसको क्या कहते हैं? आइसो डाइफर कहते हैं. ये चीजें क्यों करवाई जा रही हैं अभी आपको आगे समझ में आएगा. अब बात करें आइसोस्टर की. आइसोस्टर इन सब से बिल्कुल अलग होता है. अभी तक जितने भी थे आप किसकी रिलेशनशिप कर रहे थे? एलिमेंट की. आइसोस्टर किसी एलिमेंट की रिलेशनशिप नहीं है. आइसोस्टर किसी मॉलिक्यूल को कहा जाता है. यू डिड CO2,
You know CO2? Carbon dioxide. CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. आपको पेज में दिया था, पढ़ा आपने? लाफिंग गैस. क्या होता है लाफिंग गैस? जिसको सूंघने से हंसना शुरू हो जाते हैं, वो लाफिंग गैस होती है. गलत बोल रहे हो आप. NO2 कहां से होगी लाफिंग गैस? N2O का नाम लाफिंग गैस होने का ये मतलब नहीं है कि किसी के पिताजी नहीं रहे और वहां जोर जोर से वो हंस रहा है, बढ़िया हो गया सब कुछ अब मेरा ही है. नो. लाफिंग गैस कहां काम करती है? लाफिंग गैस प्रोड्यूसेस हिस्टेरिक लाफर. अगर आप देखें मॉर्निंग में जो बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं जहां पर बुजुर्ग लोग अकेले रहते हैं क्योंकि उनके बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ गए इसलिए उनसे दूर चले गए. सो मोर स्ट्रॉन्गर यू ग्रो, फार्दर अवे यू गो. कुछ समझ में आई बात? उन बुजुर्ग मम्मा पापा के बच्चे बहुत पढ़ गए इसलिए वो अमेरिका और बाहर सेटल्ड हैं, इसलिए उनके पास कोई नहीं है. इसलिए लोगों ने, सोशल वर्कर्स ने उनके लिए लॉफ्टर क्लब खोले हैं जहां सुबह सुबह हंसना बहुत जरूरी है, कंपल्सरी है. तो अगर वहां जबरदस्ती की हंसी कोई हंस रहा हो, हा 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 हा, और वहां कहीं से N2O डाल दी जाएगी तो वो हा हा नहीं रुकेगी. उसको बोलते हैं हिस्टीरिया. ऐसा नहीं है कि कोई बंदा उदास है, उसका रिजल्ट निकला 10th का, तुम उसके आगे N2O की बीन बजा रहे हो, वो तो हंस ही नहीं रहा है. ऐसा नहीं है. N2O इज यूज्ड एज लोकल एनेस्थीसिया ऑल्सो. आपने कहीं दांत दूंत का काम कराया हो, सो वहाँ लोकल एनेस्थीसिया जो डॉक्टर देता है वो N2O ही होता है. अब आप ध्यान दें सामने. CO2 में कितने एटम्स हैं? पता नहीं. आपको यही नहीं दिख रहा है कि CO2 में कितने एटम्स हैं? 3 एटम्स हैं. और N2O में 3 एटम्स हैं. जिसमें एटम्स सेम हो उसको कहते हैं आइसो एटॉमिक. इसका मतलब दोनों क्या है? आइसो एटॉमिक. क्या कार्बन मोनोऑक्साइड उनके साथ आइसो एटॉमिक हो सकती है? नहीं हो सकती. आइसो एटॉमिक मीन्स द वन हैविंग द सेम नंबर ऑफ एटम्स. अब सुनो ध्यान से. C का एटॉमिक नंबर कितना है? बोला था लर्न करने को. 6. O का कितना है? 8 2 जा 16 एंड 6 22. क्या 22? क्या प्रोटॉन्स. 22 क्या इलेक्ट्रॉन्स. क्योंकि किसी न्यूट्रल स्पीशीज में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं. अब आइए N2O की तरफ. N2O में N का एटॉमिक नंबर 7 7 2 जा 14 एंड 8. क्या या पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? दूसरे में जिसमें हो इलेक्ट्रॉन सेम, दे आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक. इसका मतलब दो बातें सही हो चुकी हैं और दोनों ही क्या है? गैसेस हैं. स्ट्रक्चर की बात हम बाद में करेंगे. इसका मतलब हुआ दोनों में एटम्स 3 हैं, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स 22 हैं. इसका मतलब हुआ कि दोनों आपस में आइसो स्टर हैं. यस और नो? सो अगर एटम्स सेम हो, अगर इलेक्ट्रॉन्स सेम हो और स्ट्रक्चर सेम हो तो उसको क्या कहते हैं? आइसोस्टर कहते हैं. सुन लिया? आपको पेज दिया गया था, उस पेज में लिखा है ऑर्गेनिक बेंजीन. वो कौन सी होती है?
गैनिक बेंजीन कौन सी होती है यार, पढ़ी नहीं कभी आज तक? ऑर्गेनिक बेंजीन इज C6H6, यस और नो? तो उस ऑर्गेनिक बेंजीन में C6 हो गया और H कितने हैं? 6 ही हैं, दैट इज लाइक दिस। H भी कितने हैं? 6 है। समझ में आ रही बात? H6 है, C6 है, और वो एक साइकिल जैसा दिखता है। अगर उसी में ही आप देखो, आपको लर्न करने के लिए दिया गया था इनऑर्गेनिक बेंजीन, नहीं है उसमें? फॉर्मूला है B3N3H6, सुना? दिस इज कॉल्ड बोराजीन और इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो ये तो हो गया ऑर्गेनिक बेंजीन, और वो क्या हो गया? इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन, समझ में आ गई बात? तो अब B3N3H6 का भी स्ट्रक्चर बनाओ। अगर आप B3N3H6 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक बेंजीन जैसा है। ठीक हो गया? बनाओ। B3, 3 बोरॉन, B B3 लिखो जी, 3B लिख दो, B3। N कितने हैं? 3, तो N3 लिख दो। N3। H कितने हैं? 6, H6 लिख दो। एक H, 2 H, 3 H, N के पास हो गए, फिर 4 H, 5 H, 6 H हो गए सबके। और जब आगे जाके हम थोड़ा बड़े हो जाएंगे और इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जो देखने में बिल्कुल बेंजीन जैसा लग रहा है। नहीं लग रहा है? जो देखने में बेंजीन जैसा लग रहा है। अब आप ये बताओ कि दोनों में कितने एटम्स हैं? क्या सेम है? नहीं है सेम। इलेक्ट्रॉन्स निकालो, क्या सेम है? देखो जी, C6H6, C मीन्स कितना एटॉमिक नंबर होता? 6 6 36 एंड 6 42 इलेक्ट्रॉन्स। आओ इधर, B3N3H6, बोलो शाबाश। कितने आ गए? हाँ शाबाश शाबाश शाबाश। 15 16 17, हाँ जी। 42 इलेक्ट्रॉन्स यहां हैं, नहीं है? और उधर कितने हैं भाई? उधर भी तो 42 ही है, ढंग से देखो। नहीं मिला 42? अरे यार 42 है, आपको बोल रहा हूं 42 है, ढंग से देख लो। बी का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5 5 3 15, और एन का कितना होता है? 7 3 21 एंड 15 36 एंड 6 42। क्या दोनों आइसोएटॉमिक है? लिख लो, बोथ आर आइसोएटॉमिक। क्या दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? नहीं है? अरे भाई दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम है कि नहीं है? दोनों आइसो एटॉमिक हैं, दोनों आइसो
इलेक्ट्रॉनिक हैं और दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, सो दे आर आइसोस्टर। सो एक लाइन में हमें लिखना होगा कि ऑर्गेनिक बेंजीन एंड इनऑर्गेनिक बेंजीन दे आर आइसोस्टर, दे आर आइसोस्टर। पता लग गया सारे? आइसोटोप क्या है पता लग गया, आइसोबार क्या है पता लग गया, आइसोटोन क्या है पता लग गया, आइसोडाइफर क्या है पता लग गया, आइसोस्टर क्या है पता लग गया। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट अस स्टार्ट विद, अब कंफ्यूज नहीं होना है, बी अटेंटिव। व्हाट वी मीन बाय एटॉमिक मास? व्हाट वी मीन बाय एटॉमिक मास? Mass of one atom of any element is atomic mass. Mass of one atom of any element is atomic mass. Am I right? And if that atomic mass is expressed in grams, means जैसे 23 है, अगर उसको मैं 23 ग्राम बोल दूं तो क्या बन गया? ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास इज एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। तो 4 आप हीलियम को लिख रहे हो, अगर उसको 4 ग्राम बोलोगे तो क्या हो जाएगा वो? ग्राम एटॉमिक मास। व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम? 23 ग्राम। व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम? 24 gram. What is gram atomic mass of aluminium? 27 ग्राम। अब यहां से हम शुरू कर रहे हैं और अब आप अटेंटिव हो जाएं। लिखिए, आपने कहा एटॉमिक मास इज मास ऑफ वन एटम। आप जरा ध्यान से सुनिए, छोटा सा फॉर्मूला लिखा रहा हूं, इससे पहले कि हम आगे कुछ बड़ा बड़ा करें। छोटा सा फॉर्मूला है, व्हाट इज मोल। जब आप 8th 9th में थे तो कहीं पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा? कहीं नहीं पढ़ा? नो सर, हमने तो सर पहली बार सुना भी आज ही है ये। थोड़ी तो शर्म कर लो। मोल, मोल के बारे में आप क्या पढ़ते थे बताओ? 1 mole is 1 mole of any species is the one which will have Avogadro number of species. अगर मैं एटम की बात करूं तो एटम्स, अगर मैं आयन की बात करूं तो, अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूं तो मॉलिक्यूल्स। तो जब मैं एटम की बात करूंगा तो आप 1 मोल मीन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स बोलोगे। इन द बिगनिंग वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम एटम्स, तो जो हम कुछ भी नीचे बोल रहे होंगे वो सारी बातें एटम्स की हो रही होंगी। सो इन केस ऑफ एटम्स 1 मोल इज the one who will have 1 mole of any atom का मतलब क्या हुआ? अरे 1 mole of any atom का मतलब क्या हुआ? 1 mole of any atom का मतलब हुआ कि उस एटम के एवोगैड्रो नंबर, उसके उस एलिमेंट के कितने एटम्स हैं? एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स हैं। सो 1 मोल इज 6.023 into 10 raised to the power 23 क्या? फिर वही बात, सुन लिया? किसी का 1 मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। ये बात हुआ, ये मतलब हुआ उस चीज का। सो 1 मोल ऑफ एनी, और हम किसकी बात कर रहे हैं आज? एटम्स की बात कर रहे हैं। सो 1 मोल ऑफ एनी एटम मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम। अरे 1 डजन केले मतलब 12 केले। समझ में आ गई बात? सो 1 मोल मतलब
इतने एटम्स। अब इस मोल को निकालने का छोटा सा सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, क्योंकि हमारी बिगनिंग है, बिगनिंग में तरीका बता रहा हूं। मोल विल बी इक्वल टू, मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वेट इन ग्राम गिवन, weight in gram given, in gram given divided by gram atomic mass, divided by gram atomic mass. What is gram atomic mass? Atomic mass expressed in gram is ग्राम एटॉमिक मास। किसी ने कहा ग्राम एटॉमिक मास इज मोलर मास। हम थ्योरेटिकली कुछ नहीं बोलेंगे, हम यहां प्रूव करेंगे कि क्या ये सही है या गलत है। सो दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्मूला इन द बिगिनिंग, जो हम यूज करेंगे और जहां से हम सारी कैलकुलेशंस करेंगे। इसलिए आप अटेंटिव रहें। मैंने आपको दिया टेक 4 ग्राम हीलियम एंड फाइंड आउट मोल्स। यस, हरी अप। 4 ग्राम हीलियम। अब क्या हो गया? देखिए, अगर आप साथ साथ नहीं करोगे कुछ समझ नहीं आने वाला। वेट इन ग्राम गिवन कितना है? कितना दिया मैंने? 4। और आपको क्या पता है? आपको पता है एटॉमिक मास, उसको बोलो ग्राम में। क्या हो गया वो? ग्राम एटॉमिक मास कितना हो गया? 4 ग्राम। तो 4 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा? इट मींस 4 ग्राम हीलियम विल बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ हीलियम। यस, नो? किसी के मोल को ही एक और नाम दिया जाता है और वो है ग्राम एटम। ग्राम एटम किसको बोलते हैं? मोल को ही बोलते हैं। मोल का ही दूसरा नाम है ग्राम एटम। am I right? तो अगर किसी का 1 मोल है मतलब किसी की 1 ग्राम एटम है। किसी का 1 मोल मीन्स 1 ग्राम एटम। और किसी का 1 मोल कब होगा? जब उसका ग्राम एटॉमिक मास होगा। 23 ग्राम सोडियम में निकालो कितने मोल्स हैं। 23 ग्राम सोडियम में निकालो कितने मोल्स हैं। 1 मोल हैं। तो कितने ग्राम एटम हुए? 1 ही हुए। और 1 मोल में किसी के कितने एटम होते हैं? एवोगैड्रो नंबर। सो शुड आई राइट जो मैंने सामने लिखा है दैट 4 ग्राम हीलियम इज 1 मोल इज 1 ग्राम एटम विल हैव 6.023 into 10 raised to the power 23 गधे एटम्स। मैंने सोचा गधे होंगे। Am I right? मैं किसी खास टॉपिक की तरफ आ रहा हूं, आप सामने ध्यान दें। रट्टे मारने की कोई जरूरत नहीं है। यही टॉपिक है जिससे पूरी, जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी है ऐसे ही मोल को केमिस्ट्री की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। अगर वो नहीं आया तो कुछ नहीं आया। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री की कैलकुलेशन हम अगले 4 महीने क्या करने जा रहे हैं, सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। इसलिए तो अगर मैं आपसे यह पूछूं कि 1 एटम हीलियम का मास कितना है तो क्या लिखोगे? अरे इतने एटम का 4 ग्राम है तो 1 का कितना हो? यूनिटरी मेथड भी नहीं आता है यहां से। और मैं यही लिख दूं कि 23 ग्राम क्या सोडियम, और आगे क्या लिख दूं? आगे सब कुछ सेम। देख लो, अगर नहीं लग रहा, आपको पसंद नहीं आ रहा तो रहने देता हूं। इसका मतलब अगर मैं लिखता हूं 24 ग्राम मैग्नीशियम, आगे सब कुछ सेम। यस और नो? इट मीन्स आई शुड से 23 ग्राम, या मुझे कहना चाहिए 6 इंटू, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं, 6 इंटू 10 raised to the power 23 एटम्स
ऑफ हीलियम वेस, क्यों दिख नहीं रहा सामने, ये देखो, वेस 4 ग्राम. So 1 atom will weigh 4 by Na. Na is Avogadro number. निकालो फिर. 1 atom of helium will weigh 1 atom of helium weigh कितना? 1 atom of helium weigh कितना? 4 upon Na gram. Yes, no? Am I right? 1 atom of sodium will weigh 1 atom of sodium will weigh. जल्दी करो. 1 atom of sodium will weigh 1 atom of sodium weigh 23 upon Na. Yes or no? 23 upon Na. Na कौन है? वो कौन है? वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू है ना. Na का मतलब हुआ ना. कहता मुझे लेने की जरूरत नहीं है, मैं तो कांस्टेंट हूं, मैं तो यहां भी हूं, मैं तो यहां भी हूं. तो बताओ किसी की एक एटम ज्यादा वे करेगी, सोडियम की कि हीलियम की? सोडियम की ऑब्वियसली, जिसका ग्राम एटॉमिक मास कितना है? 23 है, उसकी एक एटम. इसका मतलब किसी की भी एक एटम का मास कितना हुआ? किसी भी एलिमेंट की एक एटम का मास कितना हुआ? ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय Na. Am I right? So आप इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए. 1 atom of any element weigh gram atomic mass upon Na. Yes or no? 1 atom of any element weigh gram atomic mass upon Na. Yes or no? क्लियर हो गया बेटा यहां तक? और जिसका ग्राम एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसी की एक एटम का मास ज्यादा होगा. क्योंकि अगर आप इसको लिखोगे 1 atom of helium weigh 4 ग्राम अपॉन Na, 1 atom of sodium weigh 23 by Na. अब जो Na है वो तो क्या है? कांस्टेंट है. इसका मतलब किसकी एक एटम का मास ज्यादा है? हमें कहना चाहिए 1 atom of sodium will weigh more than 1 atom of helium. और सोडियम से ज्यादा किसका होगा? मैग्नीशियम का. क्योंकि वो कितना होगा? 24 बाय Na. और मैग्नीशियम से भी ज्यादा किसका होगा? एल्यूमिनियम का. वेरी गुड. और मैग्नीशियम से ज्यादा होगा एल्यूमिनियम का. तो मुझे कहना चाहिए जिसका ग्राम एटॉमिक मास ज्यादा है उसी की एक एटम का मास ज्यादा है. इसलिए हमने साफ लिख दिया दैट किसी भी एलिमेंट की एक एटम का मास मतलब ग्राम एटॉमिक मास अपॉन Na. अब लिखो 1 atom of carbon weighs, लिखो 1 atom of carbon weighs कितना आया? नहीं, कैलकुलेशन नहीं करनी है. 1 atom of carbon weighs 12 by Na. Yes, no? 1 atom of hydrogen weighs 1 by Na. और वो 1 कौन है? उसका ग्राम एटॉमिक मास है. Am I right? किसका? हाइड्रोजन कौन है? प्रोटॉन. एंड हेंस
मास ऑफ प्रोटॉन इज मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। लिखिए यहां, क्योंकि हमारा टॉपिक यहीं इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, तो आप लिखोगे मास ऑफ प्रोटॉन। हाउ यू डिफाइन प्रोटॉन? प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। प्रोटॉन इज protium. What is mass of proton is? Protium is what? This is this protium. मैं न्यूमेरिकल की तरफ आ रहा हूं, इसलिए सामने ध्यान दें। I should call this is प्रोटियम। लिखो जी, प्रोटियम किसका नाम है? किसका नाम है? हाइड्रोजन का नाम है। जब वो 1H1 है तो प्रोटियम मतलब प्रोटॉन। am I right? प्रोटियम का मतलब हो गया कि प्रोटॉन, और प्रोटियम का मास मतलब प्रोटॉन का मास। वन एटम ऑफ प्रोटियम जो मास होगा वही मास किसका है? प्रोटॉन का मास है। तो आप लिखोगे मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन में कैसे डिफाइन करोगे बताओ? हाउ यू डिफाइन मास ऑफ प्रोटॉन? मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। सो आप लिखोगे मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। व्हाट इज मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट? अभी तो बोला आपने, ग्राम एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन? वन को काय में लिखूं? ग्राम में लिखूं। 1 ग्राम डिवाइडेड बाय Na की वैल्यू पूरी लिखनी है, और अब हमने ये कैलकुलेशन करनी है। सो दिस इज 6.023 into 10 raised to the power 23। अब मुझे आप बताइए कि इसको कैलकुलेट करके क्या आ रहा है। जो वैल्यू है उसको निकालो। इसको कैलकुलेट करके आपके पास आएगा 1.67 into 10 raised to the power -28 क्या ग्राम, और आ जाएगा 1.67 into 10 raised to the 28 नहीं आएगा भाई, गलत बोल रहे हो, 24 आएगा। 24 -24 ग्राम। am I right? और अगर आप इसको केजी में लिखोगे तो कितना आ जाएगा? -27 kg। यस और नो? क्या यही नहीं पढ़ा आपने लोअर क्लासेस में मास ऑफ प्रोटॉन? नहीं पढ़ा कभी भी? सो व्हाट इज मास ऑफ प्रोटॉन? यही होता है ना। सो मास ऑफ प्रोटॉन, हाउ यू विल डिफाइन मास ऑफ प्रोटॉन? मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज मास ऑफ प्रोटॉन, और उसकी वैल्यू सामने दी हुई है बेटा। यस और नो? इट मीन्स आज के बाद कोई भी आपसे पूछता है कि मास ऑफ प्रोटॉन क्या है, आप उसको कैलकुलेट करके प्रूव करोगे यह है मास ऑफ प्रोटॉन। क्लियर हो गया? अगर आप चार्ज की बात करते हो, चार्ज चाहे प्रोटॉन पर हो, चार्ज चाहे इलेक्ट्रॉन पर हो, सिर्फ फर्क इतना है कि एक पर नेगेटिव है और एक पर पॉजिटिव है, पर जो वैल्यू है वो तो कितनी है बताओ? 1.6 into 10 raised to the power -19 क्या कुत्ते? कैट्स? कूलम्स। कूलम्स। सुन लिया? तो आप ध्यान से सुन लें, अब आगे कैलकुलेशन आ रही है। किसी के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कितना चार्ज है? 1.6 into 10 is power -19 कूलम। किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब समझ में आ गई बात? किसी के ऊपर 2 पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव तो इतना हो गया, और 2 मतलब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो।
तो अगर किसी ने आपसे पूछा कि Al3 पॉजिटिव के ऊपर चार्ज कितना है, तो पॉजिटिव मतलब इतना और 3 मतलब मल्टीप्लाई बाय 3. Am I right? So this is what is charge. अब आप इन सारी चीजों को अप्लाई करने जा रहे हो. हमारा अगला टॉपिक है कि एटॉमिक मास क्या होता है. अभी आपने लिखा कि मास ऑफ वन एटम इज एटॉमिक मास. चलिए हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं. लिखिए, मास ऑफ वन एटम इज एटॉमिक मास. ठीक हो गया. तो हमें बोला गया एटॉमिक मास ऑफ सोडियम. लिखो जी, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम मतलब मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम. चलो जल्दी करो. सोडियम में क्या क्या है निकालो. प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, जो भी हैं सब लिखो. लिख दिया. सोडियम निकालिए. मास ऑफ, हम निकाल रहे हैं जी क्या, एटॉमिक मास हम प्रूव कर रहे हैं. एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम. चलो लो एक वन एटम ले लो. mass of one atom of sodium. Yes, लो. mass of one atom of sodium. आज के बाद कुछ चीजें इतनी क्लियर हो जाएंगी कि आपके कुछ कंफ्यूजन परमानेंटली खत्म हो जाएंगे. अगर मैं आपसे पूछूंगा कि सोडियम का मास एक एटम का कितना है और सोडियम आयन का कितना है, तो आप फिर क्या कहोगे. सोडियम का कितना है? बोलो जी. सोडियम के अंदर क्या क्या है? सोडियम के अंदर है, निकालो कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, जल्दी करो. चलिए जी. मास ऑफ प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन है इसमें? 11. एक प्रोटॉन का मास अभी किया आपने कितना? 1.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -24 ग्राम. क्लियर हो गया. लिखिए जी. और क्या है इसके अंदर? न्यूट्रॉन. मास ऑफ न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर? 12. और मास ऑफ प्रोटॉन जितना होता है उतना ही मास ऑफ न्यूट्रॉन भी होता है. सो 12 इंटू 1.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -24 ग्राम्स. और क्या है इसमें? इलेक्ट्रॉन्स भी हैं. अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन है? शाबाश. अगर कोई एटम न्यूट्रल हो तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं. शाबाश बेटा. सो इलेक्ट्रॉन्स मींस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है. सो आप लिखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर
-28 grams. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11. एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.1 इंटू 10⁻⁻⁻28 grams. Am I right? So mass of one atom of sodium. तो एक एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं? 11. कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 12. और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11. अब क्या करते हैं, इन सबको ऐड कर देते हैं, क्योंकि आपने कहा मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम. सोडियम के अंदर कौन है? प्रोटॉन है. उसके अंदर कौन है? न्यूट्रॉन्स हैं. उसके अंदर कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है. उन सब का मास अब आप ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा यहां मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम. मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम. जी, क्या क्या आ गया आपके पास? आपके पास आ गया इज इक्वल टू, सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो. चलो, अभी आप नए नए हो, शायद आपको प्लस माइनस में प्रॉब्लम है. ऊपर कितना आ गया? 11 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम प्लस 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 क्या? ग्राम्स. प्लस, आपको पता होगा, इतना मैथ तो आपने पढ़ा ही होगा, कि जब किसी को ऐड या सबट्रैक्ट करते हैं तो पावर इक्वल होनी चाहिए. ठीक है? तो अगर आप इसमें इसको ऐड करना चाहते तो इसकी पावर भी कहां पहुंचानी पड़ेगी? -24. अब बताओ क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 0.0009 इंटू 10⁻⁻24, क्योंकि जब मैं इस 0 को हटा दूं तो वहां जाके वो -28 हो जाना चाहिए. यस और नो? क्लियर हो गया? अब आप सामने देखो तो कुछ यहां लिखा था 9.1. मुझे यहां से 4 हटाना है, मतलब नीचे 10,000 लगाना होगा. सुना? तो 10,000 का मतलब हुआ 1 2 3 4, 9 से 4 जब ऊपर जाएंगे तो 10⁻⁻28 हो जाएगा वो. अब जरा सामने ध्यान दें, खास बात देखें. इंटू 11 भी होगा, इसलिए मैं यहां कर देता हूं ऐसा, अगर आप बुरा ना माने. ठीक है? 9 इंटू 11 कितना हो गया? 99. मैंने ऐसे लिख दिया. अब जरा ध्यान से देखें, कुछ खास बात निकल रही है यहां से. ये और ये सेम है. ये देखो ना, इसको कॉमन ले लूं ना, इसका मतलब हुआ 11 और 23 को 12 को ऐड कर दूं, कितना आया? 23 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. ये या? अगर आपको कंफ्यूजन है तो इसको मैं इकट्ठे कर देता हूं. मैंने ये 11 और ये 12 को इकट्ठे कर दिया है और उसको कॉमन ले लिया है. प्लस यहां से हम एक निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं, प्लस 0.0099 इंटू 10⁻⁻. अब देखना मैं कुछ यहां खास चीज क्या कर रहा हूं. ये -24 यहां भी है और यहां भी है. मैं ले सकता हूं ना इसको कॉमन, पर जरा ध्यान से सुन लें. अगर मैं 1.67 में, अगर मैं इसको कॉमन लूंगा तो मैं इसको इसमें ऐड करूंगा. इतना मैथ तो आता ही होगा. अरे जब 1.67 में मैं क्या ऐड कर रहा हूं? 0.0099 मीन्स ऑलमोस्ट मैं 0 ऐड कर रहा हूं.
सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो आप उसको? हाँ जी, मैथ हो रहा है ना, समझ ये, क्योंकि ये 9th का मैथ है मेरे ख्याल, है ना, काफ़ी टफ है। अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो आगे अंधकूप अंधेरा है, सुना? तो जिसको समझ नहीं आ रहा उसको समझाने के लिए हम इसको डिटेल में कर देते हैं। ओके, लो जी, ये 23 हो गया और ये हमने पावर्स कर ली इक्वल। जब हमने इक्वल पावर की तो क्या आया? 23 इंटू 1.67, ठीक है, प्लस 0.0099, ये पूरा, और कॉमन क्या है? 10 रेज टू द पावर -24। समझ में आ रही बात? मैं ये कह रहा था, जो कुछ लोग कह रहे थे कि समझ नहीं आ रहा है कि तू क्या कर रहा है, मैंने ये कहा कि जब मैं 23 इंटू 1.67 मैं ऐड करूंगा 0.0099 तो वो उतना ही आएगा। आपको बहुत प्रॉब्लम है, ये जो प्लस माइनस की प्रॉब्लम है, ये आगे जाके आपको क्या क्या करवाएगी वक्त बताएगा। क्या आया ये? 1.67 में ये ऐड किया तो 1.67 ही रहा ना वो, उतना ही रहा ना। का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन को ऐड करो चाहे ना करो, उसका मास निग्लिजिबल है, उसके ऐड होने से भी कुछ नहीं बढ़ने वाला, और अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए उससे भी कुछ नहीं घटने वाला। बोलने का मेरा यह मतलब रहा कि अगर मैं Na कहूं तब भी 23 ग्राम है, और अगर Na पॉजिटिव कहूं तब भी, क्योंकि गया कौन है? क्या आपने लिया था पहले वो? आप तो ले नहीं रहे हो, आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन का ऐड करके कोई फायदा नहीं है, तो फिर हम इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस क्यों करें? बोलने का मेरा मतलब यह है कि आप इसको हटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि इसके ऐड होने से कैलकुलेशन, तो कुछ लोगों को बुखार आ गया कैलकुलेशन करने में ही। इसका मतलब हुआ कि हम कह रहे हैं कि इसकी कैलकुलेशन इतनी लंबी चौड़ी है और कैलकुलेशन करने के बावजूद हम वहीं के वहीं हैं, तो फिर क्यों करनी? मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब साफ हो गया कि हम किसी एटम के मास में इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लेते क्योंकि उसका मास निग्लिजिबल है। इसलिए एल्यूमिनियम भी 23 ही ग्राम है और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव भी। ये नहीं कहना कि सर Na तो 23 है, Na पॉजिटिव हो गया 22। अब इलेक्ट्रॉन जाते हैं, लॉस या गेन इलेक्ट्रॉन्स का होता है, और मास किस वजह से है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से। इसका मतलब हुआ अगर वहां लॉस हो चाहे गेन हो, ना लॉस से कोई घाटा होने वाला ना गेन से कोई फायदा होने वाला, क्योंकि हमने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन का मास है, हम इसको यहीं छोड़ के जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इसको लेके कोई फायदा नहीं है, इसलिए हमने आज के बाद एक सिस्टम बना दिया कि किसी भी एटम के मास में इलेक्ट्रॉन का मास नहीं लिया जाता क्योंकि वो निग्लिजिबल है। यस और नो? 2-4 प्लस माइनस क्या किए, कुछ लोगों को बुखार आना शुरू हो गया। हैं, साइंस ऐसी भी होती है? मैंने तो मेडिकल लिया था, ये नॉन मेडिकल कहाँ से पहुंच गए हम?
एनी नॉन मेडिकल, ये 8th की प्लस माइनस है, तो ये निग्लिजिबल हो गया। तो जब ये निग्लिजिबल हो गया तो नीचे सिर्फ किस किस का मास गया, न्यूट्रॉन, और इसलिए हम कहते हैं कि किसी एटम का मास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल है, उसको हम काउंट नहीं करते। अब बोलो जी, समझ में आ गया या नहीं? अब आप जरा ध्यान से सुने, यहां ये जो वैल्यू आ रही है -24 ग्राम आ रही है ना, अब यहां से हम एक खास बात की तरफ जा रहे हैं, जरा ढंग से देखें। अगर किसी ने एक एटम सोडियम के मास को बोलना होगा तो उसे बताओ क्या क्या बोलना पड़ेगा, बोलो जी, क्या क्या बोलना पड़ेगा? उसको बोलना पड़ेगा 23 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
पर अगर आपने कैलकुलेटर यूज करना है तो आप नहीं लिख सकते -24। मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर की बात नहीं कर रहा हूं। इसलिए आप क्या बोलोगे कि एक एटम सोडियम का मास कितना है? 0.0000 कितना बोलोगे? 24 बार बोलोगे, क्योंकि 24 नीचे है। सुन लिया? मेरी बात सुनो। एक आदमी बाजार चला गया, उसने कहा भाई 12 केले दे दो, उसके बजाय शॉर्टकट में बोलता 1 डजन केले दे दो। जिस तरह से हर चीज को एक्सप्रेस करने का एक यूनिट होता है, उसी तरह से एटॉमिक मास, एटम के मास को एक्सप्रेस करने का भी एक तरीका है। समझ में आई बात? अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं कि एक न्यूज एंकर न्यूज के लास्ट में शिमला के मौसम का हालचाल सुना रहा था, कुछ इस तरह से कि आज शिमला में कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट 0.00000 टाइम खत्म और 0 ही रहेगी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आज बाकी गैसेस थी? नहीं थी, पर टाइम ही नहीं था 0 में। अब उसने क्या किया? उस वैल्यू को 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और बोल दिया आज शिमला में कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट 0.03 ppm था। 10⁻⁶ मीन्स मिलियन। उस चीज को जो इतनी लंबी चौड़ी थी, छोटा बोलने के लिए उसने उसको ppm कहा, पार्ट्स पर मिलियन कहा। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब हुआ इस पूरी चीज को शॉर्टकट में बोलने के लिए एक टर्म यूज होती है। सुन लिया? और उस टर्म का नाम और उससे रिलेटेड बात हम कुछ यहां कर रहे हैं। 1 मिनट के अंदर हम असली जगह पहुंच जाएंगे। उसको कहते हैं AMU, उसको कहते हैं डेल्टन, उसको कहते हैं एवोग्राम। सुना? अब वो क्या होता है? आपने जो 1.67 लिखा इंटू 10⁻⁻⁻⁴, अब इतनी बड़ी वैल्यू, बड़ी मीन्स बोलने में बड़ी, जबकि है वो इतनी छोटी, बहुत छोटी वैल्यू है। आप बोलते रह जाओगे 0.00000, उतने में कहानी खत्म। को एक मेजरेबल बोलने के लिए एक यूनिट निकाला गया, उसको हम कहते हैं AMU। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। उसी को हम कहते हैं 1 डेल्टन, उसी को हम कहते हैं 1 एवोग्राम। और वो क्या होता है इस, अभी आप फिट करोगे इसको वहां और अगले 2 मिनट में, जरा ध्यान दें। 1 AMU इज ऑल्सो कॉल्ड 1 डेल्टन, और जरा ध्यान दें सामने, is 1/12 into mass of 1 carbon atom। mass of 1 कार्बन, कौन से वाला कार्बन? जो आपने उधर नीचे लिया है 12, जिसका एटॉमिक मास है 1 कार्बन एटम। अभी अभी आप करके फारिग हुए हो, व्हाट इज मास ऑफ 1 एटम?
What is mass of one atom in gram? He is right. Gram atomic mass upon Na. लो जी यहां ध्यान दो, 1/12 लिख दिया, 1/12 इंटू, केमिस्ट्री में सारा कुछ बिगनिंग में ही है. बिगनिंग का ठीक रहा 10-15 दिन तो आगे सब कुछ ठीक है. बिगनिंग में क्या है, क्योंकि आज तक आपने 9th 10th जब क्लास हुई तो क्लास में सोने के अलावा कुछ नहीं किया, सुना, इसलिए आपको प्लस माइनस में भी प्रॉब्लम आ रही है. तो अगर उन पापों को धोना चाहते हो, दिस इज द राइट टाइम. व्हाट इज मास ऑफ वन कार्बन एटम? अब ये भी बोला आपने, ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय Na. यही है ना. अब आप बताओ, 12 से 12 खत्म हो गया. इट मीन्स 1 AMU किसके बराबर आया? 1/Na ग्राम. Am I right? और 1/Na क्या होता है? यस कोई बोला, बिल्कुल सही है. 1/6.023 into 10⁻⁻23. ये कौन था? ये कौन था? He's right. This was mass of proton. No? Mass of one hydrogen atom. And this was equal to what? 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम. और ये क्या है? इसकी बजाय क्या लिखूं? इट मीन्स आई शुड से, सारे पंगे से बढ़िया मुझे कहना चाहिए, मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम इज 23 AMU. अब मुझे ज्यादा टाइम लगेगा? नहीं लगेगा बोलने में. 0.000 कुछ नहीं बोलने वाला मैं. इसका मतलब हुआ 23 AMU एक सोडियम एटम का मास है. सुन रहे हो? और अभी आपने कहा कि 23 ग्राम किसका मास है? आपने कहा 23 ग्राम किसका मास है? कितने एटम का मास है? कितने एटम्स? कितना फर्क है जिसको आज तक आप गुड़ गोबर करते रहे. आज तक आपको एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास दोनों एक जैसा लगता था, जबकि आज हमने प्रूव किया कि एटॉमिक मास तो एक एटम का मास है, जिसको आप काय में लिखोगे? AMU में. जबकि ग्राम एटॉमिक मास एक मोल एटम का मास है. मोल में कितने एटम होते हैं? 23. इसका मतलब शुड आई से ग्राम एटॉमिक मास इज मोलर मास, और एक मोल का मास. एंड एटॉमिक मास इज मास ऑफ वन एटम. उधर नोट करिए. सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी शुड से ग्राम एटॉमिक मास इज नथिंग बट मोलर मास. इसलिए मैंने यहां भी मॉडिफाई कर दिया दैट दिस इज नथिंग बट मोलर मास. ठीक हो गया? सो आई शुड से दैट ग्राम एटॉमिक मास इज मोलर मास. कोई कंफ्यूजन है तो आप बोल सकते हो. तो क्या मैं एटॉमिक मास को मोलर मास बोल सकता हूं? नो. आई शुड से 23 AMU sodium having how many atoms? 23 AMU of sodium. किसका मास था भैया? 1 atom of sodium. यार अभी तो बोला आपने. Am I right? क्या बोलूं मैं कि 23 AMU सोडियम है तो 24 AMU ऑफ मैग्नीशियम में कितने एटम हुए? उसमें भी एक ही एटम हुआ. और अगर मैं इनको थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़ा आपको खजल करके बोलूं, 23 ग्राम ऑफ सोडियम will have 1 mole. Am I right?
will have 1 mole and will have Na atoms. Am I right? Hence proved that gram atomic mass is molar mass. Molar mass. Hence proved that atomic mass is molar mass. Very good. Is नॉट मोलर मास. वो तो एक एटम का मास है. समझ में आ गई बात. एटॉमिक मास एक एटम का मास है और ग्राम एटॉमिक मास एवोगैड्रो नंबर का एटम का मास है. समझ में आ गई बात. सो थैंक यू वेरी मच. हैव नाइस टाइम.